हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10 गणित यानी कि क्लास 10 मैथ का बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते। तो सबसे पहला प्रश्न आप देखो, सबसे पहला प्रश्न, ठीक है, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको बोर्ड परीक्षा में इसको सॉल्व करके ही जाना है। ओके, इसको बिना लगाए बोर्ड परीक्षा में नहीं जाना है, क्योंकि ये आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना, देखो, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना जो हमारा √5 है एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले एक परिमेय संख्या मान लो। ठीक है, जब आप इसे परिमेय संख्या मान लोगे तो फिर ये आसानी से सिद्ध हो जाएगा। तो माना ये हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो याद रखना कि अगर हमारा √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 को यानी कि परिमेय संख्या को हम P/Q के बराबर लिख सकते हैं। जहां हमारा क्या है, ये जो हमारा P/Q है, जहां जो हमारा P/Q क्या है, आई होप कि पता होगा। P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है, जिसका अभाज्य गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। ठीक है, केवल एक हो। सहअभाज्य, ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। इतना याद रखना, ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां P और Q क्या है, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और यहां हमारा Q जो है, ये Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। बस, तो इतना आपको समझ में आया, आई होप कि समझ में आ गया। अब इतना करने के बाद आपको दोनों पक्षों का वर्ग करना है। यानी कि यहां आपको लिखना है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ध्यान रखना, एक एक पॉइंट को याद रखना, क्योंकि ऐसे ही आपको सिद्ध करना है। अगर बोर्ड परीक्षा में आ जाए, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, √3, क्योंकि यही चीजें सारे सेम है। क्योंकि जहां आपका √5 है वहां √2 कर दो और √7 कर सकते हो। ठीक है, तो यहां जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, लाइक जहां √5 है इसका वर्ग कर लो, बराबर हमारा P एंड अपान Q का, इन दोनों का वर्ग करना है। ठीक है, P/Q का वर्ग करना है, इसका वर्ग करना है। ठीक है, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, √5 का जब वर्ग करोगे तो 5 के बराबर हो जाएगा, और P का वर्ग करोगे तो P² हो जाएगा, और Q का वर्ग करोगे तो Q² हो जाएगा। अब यहां से अगर देखा जाए तो ये Q² जो होगा वो बराबर होगा P²/5, P²/5। बस यहां से आपको एक समीकरण टाइप का मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां से आपको ये जो है ना, ये Q² किसके बराबर है, P²/5 के। अब यहां एक आपको थ्योरम लिखना है जो कि लाइक आपके बुक में दिया हुआ है। यहां आपको लिखना है कि अगर यहां 5 जो है, 5 P² को विभाजित करता है, जो P² है इसको विभाजित करता है। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विभाजित करता है। किसको विभाजित करता है, ये जो P² है, यानी कि 5 जो है, ये 5 नीचे वाला, ये P² को विभाजित करता है। तो याद रखना, जो 5 है, 5 P को विभाजित करता है, को विभाजित क्या करता है, विभाजित करता है। इतना याद रखना, विभाजित करता है। यहां तक समझ में आया कि नहीं? मतलब क्या है कि अगर ये 5 जो है P² को विभाजित करता है, तो ये हमारा 5 P को भी विभाजित करेगा। लाइक यहां अगर 5 जो है, 5 10 को विभाजित करता है, तो अगर 10 का वर्ग कर लो 100 हो जाएगा, तो ये 5 100 को भी विभाजित करेगा, वही कह रहा है। ठीक है, बस इतना आपको समझ में आया, यहां तक पॉइंट आपको समझ में आया कि √5 और इसका P/Q का मैंने वर्ग कर लिया। बस अब आपको यहाँ Q² बराबर P²/5। अब आपको क्या करना है, यहां आपको मान लेना है तब, यानी कि माना,
ठीक है। अब आपको यहाँ मान लेना है, माना जो P है हम 5m के बराबर मान लेते हैं। यहाँ एक ट्रिक याद रखना, अगर आपका सिद्ध करने के लिए आता है √2 एक अपरिमेय संख्या है तो यहाँ P को आप 2m मानना। यहाँ √5 है इसलिए मैंने 5m मानना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने P को किसके बराबर माना, 5m के बराबर। अब यहाँ आप इसे समीकरण फर्स्ट भी नाम दे सकते हो, इसको मैं समीकरण फर्स्ट भी नाम दे सकता हूँ। अब ये जो P का मान है यहाँ आप रख दो, लाइक ये हमारा जो मान है ना Q², यहाँ आप रख सकते हो। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ Q² बराबर यहाँ P के स्थान पर, ये जो P है इसके स्थान पर 5m का स्क्वायर कर लेते हैं। याद रखना बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बताएगा। यहाँ 5 कर लो, अब यहाँ आप Q² का वर्ग करो और यहाँ 25 हो जाएगा ना, 25 और m का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 हो जाएगा। अब यहाँ 5 यानी कि 5 5 जा 25, यानी कि यहाँ Q² बराबर हो जाएगा 5m²। अब यहाँ से अगर हम देखें कि यहाँ m² बराबर क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा Q² बटे में 5। अब आपको नीचे क्या लिखना है, अब वही चीज जो मैंने यहाँ लिखा है ना, ये चीज यहाँ ध्यान से देखना, ये दोनों लाइन कि यहाँ 5p² को विभाजित करता है, यहाँ आपको लिखना है यहाँ Q² है ना, तो यहाँ आपको वही चीज बदल देना है कि यहाँ अब आपको लिखना है कि यहाँ अगर 5 किसको विभाजित करता है, Q² को विभाजित करता है, किसको विभाजित करता है, Q² को विभाजित करता है। तो Q² को विभाजित करता है तो मैंने क्या बताया है, तो जो 5 है Q को भी विभाजित करेगा, 5 Q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इतना याद रखना, थोड़ा सा आपको याद रखना है, विभाजित करता है। अगर इतना याद रखना, ये आपका थ्योरम है, यहाँ इतना ही कहा गया है कि अगर 5 Q² को विभाजित करता है तो 5 Q को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ आपको पता चला कि ये अगर P/Q अभाज्य संख्याएं होती तो इनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, लेकिन यहाँ 5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है, यानी कि 5 है। अगर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो P/Q एक सह-अभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक है। और अगर ये सह-अभाज्य संख्याएं नहीं है तो हमारा √5 एक परिमेय संख्या भी नहीं है, ठीक है। अब यहां मैं आपको समझाता हूं। अब आपको इतना करने के बाद नीचे आपको क्या लिखना है ये समझो, ठीक है। नीचे आपको लिखना है समीकरण फर्स्ट, जो मैंने ये समीकरण फर्स्ट देखा, ये देखो समीकरण फर्स्ट, और लाइक ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया, ठीक है। ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया, ठीक है। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट नाम दिया और इसको मैंने समीकरण सेकंड नाम दिया। अब से हम कह सकते हैं P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना P भी 5 से विभाजित होता है, Q भी 5 से विभाजित होता है, तो यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। लेकिन अगर ये मैंने क्या लिखा है, जहां जो P/Q यानी कि P और Q सह-अभाज्य संख्याएं हैं, बट सह-अभाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है, लेकिन इसका क्या है 5 है। परंतु यह तथ्य का विरोध करता है कि P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब ये विरोध करता है कि अगर ये एक सह-अभाज्य संख्याएं होती तो P/Q का केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता, तो ये विरोध करती है कि नहीं है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः जो हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। अब हमारी परिकल्पना जब गलत है तो फिर हम अतः लिख सकते हैं ना, अतः जो हमारा √5 है एक अपरिमेय संख्या है। इतना तो आपको समझ में आ गया, अपरिमेय संख्या है। इससे अच्छा कोई नहीं समझाएगा। अगर अब भी ना समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लो भाई, समझ लो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पर आप लोग फोकस करो, क्या कह रहा है ध्यान से समझो पहले कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कितना, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन, ठीक है, उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या की दोगुनी, बर्तनों की संख्या की दोगुनी से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर आप उसे लगा पाओगे।
ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ा। अब यहां हम मान लेंगे, हमें ज्ञात क्या करना है कि निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे, जो हमें ज्ञात करना पड़ता है उसे मान लिया जाता है। माना जो निर्मित बर्तनों की संख्या है, माना निर्मित बर्तनों की संख्या, मैंने माना निर्मित बर्तनों की संख्या को कितना मान लिया, x मान लिया, ठीक है, x मान लिया। अब हमें दूसरा मानना पड़ेगा और नग की लागत, तथा नग, प्रत्येक नग की लागत रुपए में, तथा प्रत्येक जो नग है नग की लागत। अब यहां मैं नग का लागत भी मान लेता हूं, कितना, y रुपया मान लेता हूं, ठीक है, x और y मैंने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि एक ऐसा दिन देखा गया, यानी कि उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या की दोगुनी, जो बर्तनों की संख्या है उसकी दोगुनी से 3 अधिक। यहाँ प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन, यानी कि जो ये नग के निर्माण की लागत है, ये y जो है ये बराबर है किसके, बर्तनों की संख्या की दोगुनी, यानी कि बर्तन की संख्या को मैंने x माना है, तो ये बराबर होगा बर्तनों की संख्या की दोगुनी से 3 अधिक, यानी कि इसमें आपको 3 और जोड़ लेना है। तो y बराबर 2x + 3, और यहां से, ठीक है, और तथा, और एक बात याद रखना, और यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये हो, तथा अब आपको क्या करना है यहां, अब एक तो आपको ये मिला, ठीक है, y बराबर 2x + 3, ये आपको समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे दो, ठीक है, मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। अब एक और कह रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, यानी कि यहां अगर x और y दोनों को मल्टीप्लाई कराया जाए तो कुल 90 रुपये थी। इसे आप समीकरण 2 नाम दे दो, ठीक है। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, या फिर आप y की वैल्यू समीकरण 2 में रख दो, जो y का मान है उसको आप समीकरण 2 में रख दो, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब y का अगर वैल्यू आप समीकरण 2 में रख दोगे, यानी कि यहां हमारा x और y की वैल्यू कितनी है, 2x + 3 और बराबर 90। यहां से हमारा हो जाएगा 2x² + 3x बराबर 90, ठीक है। अब अगर इसको इधर ट्रांसफर कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 2x² - 3x, सॉरी + 3x है, और -90 बराबर 0। अब ये 90 दुनाई 180, ठीक है, जोड़ने घटाने पर 3, जोड़ने घटाने पर 3 और गुणा करने पर हमारा 180, ठीक है, 9 दूनी 18, यानी कि 180, इसका गुणा इससे मान लिया जाता है, कल्पना किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप करो तो यहाँ अगर हम देखें तो प्लस, अगर हम 15 में से 12 घटाएं तो हमारा कितना हो जाएगा 3, और गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 180, ठीक है, कितना हो जाएगा 180। तो याद रखना यहाँ हमारा 90 है बराबर 0, और यहाँ हमारा 2x + 15x - 12x - 90 बराबर 0, और यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लो, तो यहाँ हमारा x² है, सॉरी ये सारे 2x² हैं, ठीक है, 2x² है, तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा बचेगा 2x + 15, और यहाँ अगर हम -6 कॉमन ले लें तो यहाँ भी 2x और -15 छक्का 90, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 0। अब ये आप याद रखना, जब आप ये करते हो तो ये दोनों जो हैं ये बराबर होना चाहिए, ठीक है, जब आप ये गुणनखंड करते हो। तो यहाँ हमारा एक ब्रैकेट में x - 6 रहेगा, जो ये x और -6, और एक ब्रैकेट में 2x + 15 रहेगा बराबर 0। अब देखो ध्यान से देखना, हम एक बार x - 6 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हमारा 6 आएगा, और एक बार हम 2x + 15 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से 2x बराबर -15 और x बराबर -15/2 हो जाएगा, यहाँ -15/2। ये जो है ना, बर्तनों की संख्या जो है ऋणात्मक तथा भिन्न नहीं हो सकती, ये आपका अमान्य है। ये अमान्य है क्योंकि ये जो बर्तनों की संख्या है, बर्तनों की संख्या क्या हो सकती है, ऋणात्मक तथा
भिन्न नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। बस इतना याद रखना। हमारा मान क्या है, x बराबर 0 6, x बराबर 6। तो यहां से x बराबर हमें 6 मिला, यानी कि हमें बर्तनों की संख्या 6 मिली। कितना मिला, 6। ठीक है। अब फिर अगर बात की जाए, अभी हमें क्या ज्ञात करना है, तथा प्रत्येक नग की लागत यानी कि y की वैल्यू। तो आप y का मान रख सकते हो कहां, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अगर आप y की वैल्यू समीकरण 2 में रखते हो तो समीकरण 2 यहां आप देख लो, x y बराबर 90। यहां से आप y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। यहां हमारा कितना है, x कितना है, 6 है, यानी कि 6y बराबर 90। और यहाँ y बराबर 90/6, यानी कि 15 छक्के 90। तो यहाँ से हमारा y की वैल्यू 6 आया। देखो यहाँ से हमें y की, सॉरी 15 छक्का 90 यानी कि 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 तो यहां से हमें 15 मिला। ये हमारा कितना मिला, y की वैल्यू 15 मिली, यानी कि 15 रुपए। अब देखो यहां अब आपको लिखना क्या है, यहां अब हमें क्या मिल गया, एक तो हमें x की वैल्यू 6 मिली और y की वैल्यू 15 मिला। तो निर्मित बर्तनों की संख्या, हमें बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है, बर्तनों की संख्या 6 है, तथा प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग, वैसे भी बता रहा था नग की लागत 2 गुनी से 3 अधिक, यानी कि 6 दुना 12 3 15 रुपए है। बस प्रत्येक, ये है हमारा आंसर। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट, जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है ये सारे आप नोट करके और याद कर लेना, मतलब रिवीजन करते रहना। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना। लिखा हुआ है k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु जो है a जो हमारा है 2,3 और v जो है 4, और c जो है 6, संरेखीय है। क्या है, संरेखीय है। संरेखीय मतलब यहां हमारा जो मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 0 होना चाहिए। अगर ये संरेखीय होंगे तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा। चूंकि मैं यहां लिख देता हूं सारी चीजें, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। चूंकि मैं एक भी कंफ्यूजन आप लोगों का रखना नहीं चाहता हूं, मैं आप लोगों को पूरा क्लियर करा देना चाहता हूं। ठीक है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला हूं। केवल आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दो पढ़ाई में, तो फिर आप लोग जिस टॉपिक पर कमेंट करोगे उस पर वीडियो जरूर बनाया जाएगा। ठीक है, अगर तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेखीय होंगे। क्या होंगे, संरेखीय हैं। अगर संरेखीय हैं तो इसलिए, अगर ये संरेखीय है, लिखा हुआ है स्पष्ट है संरेखीय है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि इनसे जो बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। मतलब इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है, यानी कि सूत्र, यहां पे एक सिंबल बना देता हूं त्रिभुज का। ठीक है, ये मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला आता है 1/2 और यहां x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस, ये y3 है माइनस y1, प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है हमारा त्रिभुज का फार्मूला। काफी आसान होता है, यहाँ आप वैल्यू रख दो फिर संरेखीय पता चल जाएगा। लाइक हमारा 1/2 है। यहाँ x1 क्या है, मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूँ। ये हमारा जो है ना, ये हमारा x1 है। आगे का देखो, ये हमारा आगे का x2 है। ये जो आगे का है ये x3 है। जितनी आगे की होती हैं वो x1 x2 x3 होते हैं। पीछे के जो होते हैं वो y1 होते हैं, y2 है और ये हमारा y3 है। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप बताओ वैल्यू रखना। यहाँ x1 क्या है, यहाँ x1 क्या है, x1 हमारा देखो यहाँ x1 2 है,
y2 क्या है, y2 हमारा k है, देखो ये y2 k है, माइनस y3 कितना है, -3 है, तो -3 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 हमारा कितना है, x2 है 4, तो x2 की वैल्यू हम रखेंगे 4। अब यहाँ y3 हमारा -3 है, और y1 +1 है, लेकिन यहाँ आपका +3 है, लेकिन यहाँ -3 हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, प्लस x3 हमारा कितना है, x3 हमारा 6 है, ये 6 है, तो x3 के स्थान पर आप 6 रखो। फिर y1 हमारा कितना है, 3 है ना y1, तो यहाँ आप 3 रखो, और y2 हमारा k है। बस इसी को आप सॉल्व कर लो, और 0 के बराबर होना चाहिए क्योंकि हमारा समरेखीय है, ऑलरेडी बता दिया गया है। तो अब इसे आप कैसे सॉल्व करोगे मैं आपको बताता हूँ। 1/2, देखो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2k, और इसका मल्टीप्लाई हमारा इसका और इससे होगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस। अब देखो यहाँ हमारा देखो ये हमारा है 3 यानी कि 3 दूनाई 6, 6 चौकी 24 -24 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ हमारा 6 त्रिक 18 प्लस 18 है, और यहाँ हमारा -6k हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई होगा -6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ आपको ध्यान से समझना है, ये हमारा जो है ना ये वाला जुड़ जाएगा, ध्यान से समझना। यहाँ आप लोग यहाँ बराबर 0 लगा लेना, ठीक है, बराबर 0, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा। यहाँ अब आप देखो यहाँ आपका ये जो है ना ये और ये, यानी कि -6k में से 2k घट जाएगा, तो कितना बचेगा। और यहाँ हमारा देखो ये जो है ना, देखो यहाँ मैंने -6k है, यहाँ 2k, तो यहाँ हमारा हो जाएगा -4k, घट जाएगा। और यहाँ हमारा 8 6 यानी कि 18 6 24 यानी कि +24, और यहाँ हमारा -24, ये हो गया 0 के बराबर। अब यहाँ 1/2 है, अब यहाँ ये कट जाएगा, और यहाँ हमारा बचेगा -4k बराबर 0 के। ये 2 हमारा यहाँ चला आएगा, यानी कि यहाँ बचेगा केवल हमारा -4k, और यहाँ जब 2 में मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ये 0 हो जाएगा। और k बराबर जब हमारा ये इसका नीचे आएगा, तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि k की वैल्यू हमारा क्या हुआ, 0 हुआ। अगर k यानी कि हमारा जो k का मान है 0 है, यानी कि ये हमारा समरेखीय है, और काफ़ी आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया, ऐसे आपको लगाना भी है, ठीक है, काफ़ी आसान है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा बहुत आसान तरीके से। तो इस वीडियो में हम लोगों ने केवल 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा मैराथन वीडियो बनाया जाएगा क्लास 10 मैथ के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।